हेलो स्टूडेंट। आज का ये क्लासेस डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट क्लासेस होगा, क्योंकि इस क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस में क्या ड्रॉबैक है, क्या खामियां हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो एरर के बारे में बताया जाएगा। तो ये आज लास्ट का चैप्टर रहेगा, इसको कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्लासेस जो होगा एरर के बारे में होगा। तो बस वीडियो को वॉच करें। हेलो स्टूडेंट, आज आज थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आज रविवार का दिन है और आज हर कोई कुछ न कुछ काम में बिजी रहते हैं, जिस कारण अभी जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल कभी 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 नॉइज आ सकते हैं, बाहरी कोई भी साउंड आ सकते हैं, तो उसको इग्नोर करके चलना है। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा, जो भी डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस कर दिए हैं वो सब टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस डायमेंशन एनालिसिस का पूरे में मतलब क्या होता है और डायमेंशन एनालिसिस में क्या खामियां हैं उस पर पहले बात करेंगे, और उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस की ओवरऑल क्या ज़रूरतें हैं इस पर आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो खामियां क्या हैं इस पर एक झलक थोड़ी सी, एक डायमेंशन को, एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख करके अंतर को समझते हैं, उसके आगे देखते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे डायमेंशनल फार्मूला एक एनर्जी का लिखता हूँ मैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं लिखने जा रहा हूँ तो देखते क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो पहले इसका फार्मूला क्या है, 1/2m। इसको नोट डाउन नहीं करना है, बस इसको समझना है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। जब इसके डायमेंशन लिखूंगा तो सीधी सी बात है, 1/2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको इग्नोर कर देना है। डायमेंशन लिखना हो तो सिंपली लिखूंगा मास का कैपिटल M, वेलोसिटी का क्या होगा L t-1, और इसका होल ट्वाइस रख देता हूँ मैं। ठीक है। मास L2 t-2। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। ठीक है। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो क्या होगा, सिंपली mgh। मास का क्या होगा, सिंपली m। g क्या है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका क्या होगा L t-2, और हाइट जो है फाइनली L का ही यूनिट होगा। तो इसका फाइनल डायमेंशन m को m में लिखेंगे L, और यहाँ पर भी L/2 और t-2। इसमें समझना ये है कि डायमेंशन जब लिखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखना हो तो सीधा ये वाला डायमेंशन होगा क्या, m L2 t-2। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन ये है। पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन ml2 t-2 है। ठीक है। तो ये हम लोग डायमेंशन लिख दिए, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला तो दोनों का तो इक्वल है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml2 t-2 है और पोटेंशियल एनर्जी का ml2 t-2 है, ये लिख कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि ml2 t-2 ये डायमेंशनल फार्मूला कौन से फिजिकल क्वांटिटी का है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कहा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी के भी हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के भी हो सकते हैं, और भी किसी भी तरह के एनर्जी के भी डायमेंशनल फार्मूला यही होंगे। तो ये बात स्पष्ट नहीं कही जा सकती कि ये डायमेंशनल फार्मूला कौन से फिजिकल क्वांटिटी का है, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये भी है। मतलब दोनों एक ही हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। तो समझना यही था कि इसमें यही खामियां है, और इसमें जो है जैसे डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या ज़रूरत है इस पर बात करते हैं।
ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट वाले स्लाइड में समझना है हमें। एप्लीकेशन जो है कि क्या-क्या इसकी ज़रूरतें हैं, इसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला क्या है? सबसे फर्स्ट ये है ना कि वी कैन चेक करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मोशन के जो इक्वेशन होते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ हेयर एस इज क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं वही है। टी अंडरस्टैंड फॉर टाइम, ए अंडरस्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है कि अगर ये करेक्ट होगा, अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल होंगे। तो इसको हम चेक करते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट का इसका सिंपल सा डायमेंशनल फार्मूला एल ही होगा। लेकिन यूटी का क्या होगा? यूटी का भी यहाँ क्लियर कहा जाए कि यूटी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एस का होगा, और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा। तो यूटी का चेक करते हैं। यू इज अंडरस्टैंड वेलोसिटी, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू इज एल टी माइनस वन, एंड टी। फाइनली टी माइनस वन और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल डायमेंशन फार्मूला यू टी का क्या होगा? एल होगा हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर इसका होगा। हाफ ए टी स्क्वायर से हमें मतलब नहीं है, सिंपली ए टी स्क्वायर से मतलब है। ए एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू एंड टी स्क्वायर होंगे, फाइनल डायमेंशन फार्मूला है। तो इससे अभी कह सकते हैं फार्मूला करेक्ट है, फार्मूला करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। फार्मूला मतलब फार्मूला जो डायमेंशनली करेक्ट है वो चेक कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसमें क्या गड़बड़ी है, इस पर ये बात नहीं किया जा सकता है। वो सही भी हो तो भी हमारा सही आएगा, गलत भी हो मैथमेटिकली तो भी हमारा आंसर सही आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसमें डायमेंशन को चेक कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड we can find out the dimensional formula of unknown physical quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो बेसिक तौर पे हम लोग जो जानते हैं सो जानते हैं, लेकिन ऐसे अननोन भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी एक फार्मूला पे सेट हो या किसी इक्वेशन पे सेट हो, तो उसका मुझे डायमेंशनल फार्मूला पता करना हो तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हम रखना चाहेंगे? वी कैन डिराइव वी कैन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी तो अभी ये बात है कि इस पर इसका क्या है, हम लोग ये यहाँ देख चुके हैं। वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला अपना, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। ये नया टर्म है, वी कैन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं किया गया है। तो आगे का अभी इस नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे एक भी फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, वो फार्मूला कैसे आया। जैसे कोई भी फार्मूला है, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, एक पेंडुलम है, पेंडुलम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे बधी हुई हो, ठीक है।
और वो एक जिस पेंडुलम में एक जैसे पत्थर लगा हुआ है वहाँ एक स्ट्रिंग का लेंथ एल हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी है, तो उसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, कोई भी टर्म होता है तो वो कैसे आता है इस पर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसको भी नोट डाउन किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे क्वेश्चन है रखता हूँ मैं, टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन ऐसा है, डिपेंड्स ऑन एम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम, ब्लॉक ऑफ मास एम ऑफ स्ट्रिंग लेंथ एल and acceleration due to gravity g ड्राइव दो। इसके बाद इसके बीच इन तीनों के बीच में ड्राइव करना है, द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, एक ऐसे वाल से टंगी हुई है, ठीक है, पेंडुलम इस तरह से है, इसका मास क्या है एम रख देता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है एल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ तो लगेगी जी है। तो ऐसे पेंडुलम का एक सिचुएशन होगा कि इस तरह से मूवमेंट इसका होगा, इस तरह का पाथ में मूवमेंट होगा, इसका एक मीन पोजीशन होगा जहाँ पर फाइनली यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। तो इसी पर के जो रिलेशन है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मतलब यहाँ से गई, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ी, ठीक है, वापस रिटर्न भी आएगी और इसी पोजीशन पर रुक जाएगी। तो जहाँ से स्टार्ट हुई थी जो वहाँ पर से वापस जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर वापस आने में कितने समय लगे, एक एक रिवॉल्यूशन जिसको बोलेंगे हम लोग, वही टाइम पीरियड कहलाता है। तो उसके टाइम पीरियड क्या होंगे, तो इस तरह का सिचुएशन है कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, पहले ये बात समझेंगे और उसके बाद फाइनल हम टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोला कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, ब्लॉक ऑफ मास जिसको बोल रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम मानेंगे। जैसे टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है, मतलब डिपेंड्स करने का मतलब है कि अगर मास के वैल्यू में कुछ चेंजिंग करेंगे तो टाइम पीरियड में चेंजिंग आ सकते हैं। लेंथ जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसमें भी चेंजिंग करेंगे तो टाइम पीरियड अलग आ सकता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अगर अर्थ पे एक्सेलरेशन जो है
चंद्रमा पर या और भी कोई भी प्लैनेट पर एक्सेलेरेशन या कहीं भी अलग तरह का एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करे तो उसके टाइम पीरियड में चेंजिंग आ सकते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला कि किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आखिर इसको हम इसमें इस तरह से फॉर्मेट में लिखे हैं, तो ये वाला साइन है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है कि अगर ये इसका मीनिंग है कि ये इस पे ये टर्म टाइम टी टर्म एम मास लेंथ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसका पावर मुझे नहीं पता कि एम तो आएगा, लेकिन एम का पावर में कितना आएंगे, 1 आएंगे तो 1, 2 आएंगे तो 2, तो ऐसे कुछ भी एक्स ले लेता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो मान लूँगा कि टाइम पीरियड में एम की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर एल के पावर वाई और जी के पावर जेड रख देता हूँ। जो भी वैल्यू आएंगे उस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि इन चीज़ों पे डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन सेट किया गया है। फाइनली इसको जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि ये टर्म तो आ रहा है, लेकिन इस वाले टर्म एम एम ये वाला एल और जी ये वाला जो टर्म है इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये कांस्टेंट आएगी। वो कांस्टेंट इन चीज़ों को इन काम को कराने के लिए मददगार होती है, वो एक इफेक्टिव चीज़ होती है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके एक अलग एक टर्म दूंगा मैं, जिसका मैं नाम दूंगा कि के। एक के अंडरस्टैंड फॉर कांस्टेंट। इसको लिखेंगे एम पावर एक्स एल पावर वाई एंड जी पावर जेड, ठीक है। अब सीधी सी बात है, टाइम है तो सीधी सी बात है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम नॉट एल नॉट एंड टी। इस तरह का डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा। अब सीधी सी बात है, इस तक प्रोसेस होता है ऐसे लिखने का, लेकिन अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो के की डायमेंशनल फार्मूला की को मैंने क्या बताया, के इज कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फार्मूला जब लिखना हो तो के से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे, एम का पावर एक्स एज इट छोड़ देंगे, लेंथ है तो एल का पावर वाई एंड जेड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या एक्सीलरेशन है तो जी का क्या होता है, एल टी माइनस ऑफ 2 एल टी माइनस ऑफ 2 होगा और इसका पावर क्या है, जेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, एम नॉट एल नॉट टी इज एम के पावर एक्स एल पावर वाई। यहाँ पर पावर जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ एल पावर यहाँ पर जेड भी आ जाएगा और टी के पावर क्या आ जाएगा, टी के पावर को -2z आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे क्या करेंगे, एम नॉट एल नॉट टी इक्वल टू 1 मिनट, यहाँ पर एक्स पावर यहाँ पर एक्स ही रहेगा, यहाँ पर एम पावर एक्स एल पर वाई प्लस एल पावर जेड। तो फाइनली इसको क्या लेंगे, एल पावर वाई प्लस जेड इसको लिखेंगे और टी पावर क्या है -2z रखेंगे। हम इन तीनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करने पर हम कुछ पाएंगे। यहाँ से लिखते हैं, ठीक। आफ्टर कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेरिजन करते, एम का पावर एक्स है तो एम का पावर 0 है, एल पावर वाई प्लस जेड है, एल पावर 0 है और टी के पावर -2z इक्वल टू टी के पावर 1 है। तो ऐसे कंपेरिजन करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कंपेयर करने पर एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स एम का पावर एक्स है, एम पावर 0 है तो कंपेरिजन में 0 आ जाएगा। वाई प्लस जेड कंपेरिजन करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएंगे, इक्वल टू 0। और टी के पावर -2z तो -2z इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगा, जेड की वैल्यू -1/2। यहाँ से जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अगला इक्वेशन आगे इसको देखें, वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, देन वाई इक्वल टू -z होगा, देन वाई इक्वल टू माइनस, अब जेड की वैल्यू क्या है, -1/2,
देन वाई इक्वल टू क्या है 1/2। तो जो फॉर्मेट है उसको क्या लिखेंगे कि m के पावर जो x है, l का पावर क्या है y है, और g के पावर क्या है z है। तो आगे k को एज इट इज रख देते हैं। m का पावर क्या है x, m की पावर क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0 आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। l लेंथ का पावर क्या आ रहा है y, y की वैल्यू क्या है 1/2। एंड g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको इसका पावर क्या है z इक्वल टू क्या है -1/2। m की पावर 0 है, बताने की जरूरत नहीं, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। k को एज इट इज कोई एक कांस्टेंट नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। l पावर 1/2 को √l लिख सकता हूँ मैं। g के पावर -1 तो √, क्या लिख सकते हैं g अपॉन में। तो फाइनली जो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू, ये क्या आ गया कोई कांस्टेंट टर्म √l/g। अब कांस्टेंट टर्म कुछ भी है, लेकिन जो फॉर्मेट है टाइम पीरियड का ये क्या है, असली में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है t इक्वल टू 2π√l/g। तो इस केवल इस डायमेंशन चैप्टर से हम लोग फॉर्मूला को सही वे में सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम होता है t इक्वल टू 2π√l/g। ये हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसको नोट डाउन किया जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो भी एक तरह का फॉर्मूला को ड्राइव करना है, ठीक है। कैसे ड्राइव करते हैं देखते हैं, उसको क्वेश्चन को पहले देखते हैं। फोर्स लिखते हैं, फोर्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, स्पीड भी एंड रेडियस आर derive the
रिलेशन बिटवीन देम। सिंपल सी बात है, यह क्वेश्चन इक्वल फोर्स डिपेंड ऑन मास स्पीड एंड रेडियस। अब असली में ये फॉर्मूला किस चीज़ का हमें नहीं भी पता ना तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का है, जो मैं समझ गया किस चीज़ का है, लेकिन ये है इस तरह के, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है तो एक कुछ रेडियस पर होगी, इसका कुछ मास होगा और इसका कुछ वेलोसिटी है। तो ये आगे का चैप्टर है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में है, ठीक है। खैर उससे कोई लेना देना, अगर ये मुझे नहीं भी पता ना, अगर ये वाला टर्म हमें नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। खैर, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है वही वही नोट डाउन करते हैं। फोर्स जो है डिपेंड्स ऑन फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, इन पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है तो एम का पावर एक्स, वी के पावर वाई एंड आर के पावर जेड रख देता हूँ। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट दे देता हूँ, ये बस के एम पावर एक्स, वी पावर वाई एंड आर पावर जेड। फोर्स अगर है फोर्स अगर है तो इसका डायमेंशन लिखूंगा मैं। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 डायमेंशन होता है, के को एज इट इज छोड़ देंगे, एम का डायमेंशन सिंपली एम के पावर एक्स रखेंगे। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, इसका पावर वाई होगा। एंड आर, आर रेडियस है, एक तरह की दूरी ही तो है, तो लेंथ, लेंथ का पावर जेड होगा। इस तरह से डायमेंशन इसके लिखे जाएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। एम एल टी -2 इक्वल टू एम पावर एक्स, यहाँ पर क्या होगा, एल पावर वाई एंड टी पावर -वाई एंड एल पावर यहाँ जेड होगा। एम एल टी -2 इक्वल टू एम पावर एक्स, यहाँ एल पावर वाई है और यहाँ एल पावर जेड है। तो एल के पावर क्या होगा, वाई प्लस जेड हो जाएगा यहाँ पर, वाई प्लस जेड। और टी पावर क्या है, -वाई होगा। आफ्टर कंपेयरिंग आफ्टर कंपेयरिंग अगर एक्स को देखा जाए तो एम के पावर एक्स से एम के पावर 1 से कंपेरिजन करते, एक्स की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 1 आ जाएगा। एंड माइनस यहाँ वाई पे क्या होगा, -वाई इक्वल टू -2, देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसको आगे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है एंड वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया कि 2 है, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 1, देन जेड इक्वल टू क्या होगा, -1। देन फाइनल फॉर्मेट जो है उसको लिखते हैं, एम की पावर एक्स, वी पावर वाई एंड आर पावर जेड है। एम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एम एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। वेलोसिटी में वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2। एंड आर आर जेड की वैल्यू क्या आ रही है, -1। इसको आगे करते हैं, एम को जीरो का त्यों छोड़ दिए, वी स्क्वायर रख दिए और आर माइनस में, तो आर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो फाइनली हमने एक बताया था फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एक फार्मूला हमने बताया था, वो भी प्रूफ हो गया कि ये फार्मूला डायमेंशनली सही है और ये फार्मूला करेक्ट है, इसे चेक हो गया, नोट डाउन किया जाए। इस तरह से कोई भी फार्मूला हो और इस तरह का फॉर्मेट दिया हो कि फोर्स डिपेंड ऑन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किसी तरह का भी एनर्जी हो, वो डिपेंड ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटी,
अलग-अलग क्वांटिटी दिए होंगे, जो बेसिक क्वांटिटी ही होंगे, उनका डायमेंशनल फ़ॉर्मूला राइट राइट डाउन कर देना है। उसके पावर एक्स, वाई, ज़ेड पावर रख करके कंपैरिज़न कर लेंगे। असली जो फ़ॉर्मेट होगा डायमेंशनली, वो हम एक फ़ॉर्मेट ला सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा यूनिट कन्वर्सन जो है, वो यूनिट कन्वर्सन पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी एरर एनालिसिस है, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इस इस वीडियो में बस अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पार्ट को डिस्कस की जाएगी। इसको वीडियो को पॉज़ करके नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू सो मच।